विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ईएफएम राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबरलेक जयपुर आपका आज के इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर्स में हम बीकॉम प्रथम वर्ष यानी बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हमारे ईएफएम सब्जेक्ट के पेपर व्यावसायिक अर्थशास्त्र यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स का अध्ययन हम कर रहे थे और उसके अंतर्गत हम लगान का अध्ययन कर रहे थे। लगान क्या होता है, लगान का निर्धारण किस प्रकार होता है, लगान के सिद्धांत क्या है। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि रिकार्डो का जो सिद्धांत है हम व्याख्या कैसे कर सकते हैं, उसकी व्याख्या क्या है, विस्तृत खेती के अंतर्गत उसकी व्याख्या क्या है। आज हम रिकार्डो के सिद्धांत को गहन कृषि के अंतर्गत हम उसको समझेंगे। गहन कृषि, तो रिकार्डो का सिद्धांत गहन कृषि में किस प्रकार हम समझ सकते हैं। विद्यार्थी, यानी गहन कृषि यानी इंटेंसिव कल्टीवेशन। गहन कृषि में लगान की व्याख्या। अभी तक हमने रिकार्डो के लगान सिद्धांत की व्याख्या विस्तृत खेती के अंतर्गत की, जहां हमने ये माना कि भूमि के विभिन्न टुकड़ों की उपजाऊ शक्ति में भिन्नता होती है। जहां हमने क्या माना कि भूमि के विभिन्न टुकड़ों की उपजाऊ शक्ति में भिन्नता होती है। भूमि के विभिन्न टुकड़ों की उपजाऊ शक्ति में भिन्नता होती है, परंतु अब हम इसकी व्याख्या गहन कृषि, गहन खेती में करेंगे। गहन कृषि वह कृषि होती है जिसमें कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि की मात्रा को स्थिर रखकर उसमें श्रम एवं पूंजी की इकाइयां, यानी गहन कृषि वह कृषि होती है जिसमें कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि की मात्रा को स्थिर रखकर उसमें श्रम एवं पूंजी की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रम एवं पूंजी की अधिक इकाइयों का उपयोग किया जाता है, लेकिन भूमि की मात्रा स्थिर रहती है। गहन कृषि में लगान भूमि पर उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण उत्पन्न होता है। अब ये ध्यान से सुनने वाली बात है कि यहां पर जो लगान है यानी रेंट है, वो गहन कृषि में लगान भूमि पर उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण उत्पन्न होता है। यानी गहन कृषि में लगान भूमि पर उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण उत्पन्न होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। गहन कृषि के अंतर्गत जैसे जैसे भूमि के एक टुकड़े पर लगातार श्रम एवं पूंजी की मात्रा में वृद्धि की जाती है, गहन कृषि के अंतर्गत जैसे जैसे भूमि के एक टुकड़े पर लगातार श्रम एवं पूंजी की मात्रा में वृद्धि की जाती है, वैसे वैसे एक सीमा के बाद सीमांत उत्पत्ति घटती जाती है और अंततः एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि श्रम व पूंजी की सीमांत इकाई से प्राप्त उत्पत्ति श्रम व पूंजी की सीमांत इकाई से प्राप्त उत्पत्ति उसकी लागत के बराबर हो जाती है। यानी गहन कृषि के अंतर्गत जैसे जैसे भूमि के एक टुकड़े पर लगातार श्रम एवं पूंजी की मात्रा में वृद्धि की जाती है, वैसे वैसे एक सीमा के बाद सीमांत उत्पत्ति घटती जाती है और अंततः एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि श्रम व पूंजी की सीमांत इकाई से प्राप्त उत्पत्ति उसकी लागत के बराबर हो जाती है, गहन कृषि में लगान का उदय
भूमि की उर्वरा शक्ति की भिन्नता के कारण नहीं। ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि गहन कृषि में लगान का उदय भूमि की उर्वरा शक्ति की भिन्नता के कारण नहीं, बल्कि उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण होता है। यानी गहन कृषि में लगान का उदय भूमि की उर्वरा शक्ति की भिन्नता के कारण नहीं, बल्कि उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण होता है। यानी गहन कृषि में लगान का उदय भूमि की उर्वरा शक्ति की भिन्नता के कारण नहीं, बल्कि उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण होता है। गहन कृषि में लगान को हम इस उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। माना कि किसी भूमि के निश्चित टुकड़े पर श्रम एवं पूंजी की पहली इकाई लगाने पर उत्पादन 80 किलोग्राम होता है। ध्यान से सुनिए, श्रम एवं पूंजी की पहली इकाई लगाने पर भूमि के किसी निश्चित टुकड़े पर जो उत्पादन होता है वो 80 किलोग्राम होता है। लेकिन जब हम श्रम एवं पूंजी की दूसरी इकाई लगाते हैं तो सीमांत उत्पादन 60 किलोग्राम होता है। सीमांत उत्पादन 60 किलोग्राम होता है। और जब हम श्रम एवं पूंजी की तीसरी इकाई लगाते हैं तो सीमांत उत्पादन 40 किलोग्राम होता है। सीमांत उत्पादन 40 किलोग्राम होता है। और श्रम एवं पूंजी की चौथी इकाई लगाने पर सीमांत उत्पादन 20 किलोग्राम होता है। अब यदि हम ये मान लें कि उत्पादन कार्य में श्रम एवं पूंजी की 4 इकाइयां लगाई जा रही हैं, प्रयोग में ली जाती हैं, तो चौथी इकाई अब सीमांत इकाई होगी और इससे प्राप्त उपज इसकी लागत के बराबर ही होगी। और इससे प्राप्त उपज इसकी लागत के बराबर ही होगी। इससे प्राप्त उपज इसकी लागत के बराबर ही होगी। और अन्य इकाइयों पर जो भेदात्मक बचत प्राप्त होगी, जैसे उदाहरण में प्रथम इकाई पर, यानी यहां पर विद्यार्थियों, यहां पर हम इकाइयां दर्शाएंगे। देखिए यहां पे ABCD नहीं है, यहां पे 1 2 3 4, ये पहली इकाई है, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई। पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई और चौथी इकाई। इस प्रकार पहली इकाई पर 80 किलोग्राम उत्पादन होता है। दूसरी इकाई पर जो श्रम एवं पूंजी की दूसरी इकाई है, उस पर जो सीमांत उत्पादन होता है वो 60 किलोग्राम होता है। तीसरी इकाई पर जो सीमांत उत्पादन होता है वो 40 किलोग्राम होता है। और चौथी इकाई पर जो सीमांत उत्पादन होता है वो 20 किलोग्राम होता है। इस प्रकार ये एक रेखा चित्र है, इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि गहन कृषि के अंतर्गत रिकार्डो का सिद्धांत किस प्रकार उसकी हम व्याख्या कर सकते हैं कि पहली इकाई पर 80 किलोग्राम हमें उत्पादन प्राप्त हुआ, दूसरी इकाई पर सीमांत उत्पादन 60 किलोग्राम, तीसरी इकाई पर सीमांत उत्पादन 40 किलोग्राम, चौथी इकाई पर 20 किलोग्राम। और ये जो भेदात्मक बचत प्राप्त हो रही है वो पहली इकाई पर कितनी हो रही है? प्रथम इकाई पर ये जो भेदात्मक बचत है वो 80 माइनस 20 सीमांत इकाई, चौथी इकाई है, चौथी इकाई क्या है? सीमांत इकाई। 80 माइनस 20 यानी भेदात्मक बचत कितनी है? प्रथम इकाई पर 60 किलोग्राम, दूसरी इकाई पर भेदात्मक बचत कितनी है? 60 माइनस 20 यानी 40 किलोग्राम, और तीसरी इकाई पर भेदात्मक बचत कितनी? 40 माइनस 20 यानी 20 किलोग्राम। चौथी इकाई पर जो ये 0 है। इस प्रकार
सीमांत इकाई से पूर्व की इकाइयों पर लगान प्राप्त होता है। इस प्रकार सीमांत इकाई से पूर्व की इकाइयों पर लगान प्राप्त होता है। इस रेखा चित्र में OX अक्ष पर हमने श्रम एवं पूंजी की इकाइयां प्रदर्शित करी है और OY अक्ष पर हमने सीमांत उत्पादन प्रदर्शित किया है। इस रेखा चित्र में श्रम एवं पूंजी की चौथी इकाई को सीमांत इकाई कहा गया है, जबकि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय इकाई क्या है? अधिसीमांत इकाई। उन इकाइयों को चतुर्थ इकाई की तुलना में एक प्रकार का आधिक्य प्राप्त होता है। उन्हें चतुर्थ इकाई की तुलना में एक प्रकार का आधिक्य प्राप्त होता है जो लगान है, तथा इस रेखा चित्र में उसे छायांकित भाग द्वारा प्रदर्शित किया गया। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हम देख सकते हैं कि यह रेखा चित्र है। यहाँ पर OX अक्ष पर हमने श्रम एवं पूंजी की इकाइयों को प्रदर्शित किया है, जबकि यहाँ पर OY अक्ष पर हमने सीमांत उत्पादन दिखाया है और जो छायांकित भाग है वो लगान को दिखाता है। इस प्रकार विद्यार्थियों हम बहुत अच्छे से गहन कृषि के अंतर्गत इस रिकार्डो के सिद्धांत को समझ सकते हैं। अब बात आती है स्थिति एवं लगान। अब हम बात करेंगे स्थिति एवं लगान। स्थिति एवं लगान के बीच क्या संबंध है? विद्यार्थियों, भूमि की उर्वरा शक्ति में अंतर न होने पर समान रूप से उपजाऊ भूमि पर उनकी स्थिति में अंतर के कारण भी लगान उत्पन्न हो सकता है। अब ये बात यहां बहुत ध्यान रखने वाली है कि यदि जो हमारी भूमि है, यदि भूमि की उर्वरा शक्ति में अंतर न होने पर, यदि उनकी जो भूमि है उस पर उर्वरा शक्ति में तो कोई अंतर नहीं है, भूमि की उर्वरा शक्ति में तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन और समान रूप से उपजाऊ भूमि पर भी उनकी स्थिति के में अंतर होने के कारण लगान उत्पन्न हो सकता है। अब कैसे हो सकता है? भूमि की स्थिति किस प्रकार अलग हो सकती है? कुछ भूमि मान लीजिए बाजार के अधिक निकट है और कुछ भूमि बाजार के अधिक दूर है। बाजार से दूर स्थित भूमि की उपज को बाजार में लाने की परिवहन लागत बाजार के पास स्थित भूमि की तुलना में अधिक पड़ती। सीधी सी बात है, यदि भूमि बाजार से दूर होगी तो बाजार से दूर स्थित भूमि की उपज को बाजार में लाने की परिवहन लागत बाजार के पास स्थित जो भूमि है उसकी तुलना में अधिक होती है। ऐसी स्थिति में बाजार के पास स्थित भूमि को अधिक अच्छा समझा जाता है। ऐसी स्थिति में बाजार के पास स्थित भूमि को अधिक अच्छा समझा जाता है। किसी समय विशेष पर जोती जाने वाली भूमि में से जो भूमि बाजार के सबसे अधिक दूर होगी, किसी समय विशेष पर जोती जाने वाली भूमि में से जो भूमि बाजार से सबसे अधिक दूर होगी
वह सीमांत भूमि कहलाएगी। जो भूमि बाजार से सबसे अधिक दूर होगी सीमांत भूमि कहलाएगी, और शेष भूमि अधिसीमांत भूमि कहलाएगी। सबसे अधिक दूर की भूमि क्या होगी? लगान रहित भूमि। इससे पूर्व की भूमि क्या होगी? लगान सहित भूमि। उदाहरण के लिए हम मान सकते हैं गहन कृषि में रिकार्डो के सिद्धांत की व्याख्या करी और हमने स्थिति एवं लगान इसमें क्या स्थिति एवं लगान का भी अध्ययन किया। विद्यार्थियों, आज की लेक्चर में हमने रिकार्डो का सिद्धांत का अध्ययन किया और स्थिति एवं लगान में भी क्या संबंध है उसका अध्ययन किया। आज की लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।